हेलो दोस्तों, आज हम एनएचएम मध्य प्रदेश एनएचएम का जो लैब टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर डिस्कशन करेंगे। यह एग्ज़ाम 27 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसकी आंसर शीट आ गई थी। वीडियो बनाने के लिए हमें टाइम नहीं मिल सका, जिसके कारण मैं आज पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यह 283 पोस्ट के लिए 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन के लिए, वही आज हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम का पेपर कैसा रहा, कितना इजी तथा कितना हार्ड एवं कितने मॉडरेट पेपर आए थे। 1 से 100 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे कि कितने मार्क्स सही होते हैं, कितना हार्ड लेवल रहा तथा कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आंसर की आपकी आ गई है, आप इसको देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पैरामेडिकल रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं, लास्ट से देखते हैं, लास्ट से 100 से 50 क्वेश्चन तक अपन लोग देखते हैं। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस। डी एंटीजन्स इज आल्सो कॉल्ड एज, डी एंटीजन को किस नाम से भी जाना जाता है तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा। आर एच फैक्टर्स जो होता है, ऑप्शन 4 आर एच फैक्टर, इसे ही डी एंटीजन कहते हैं। डी डोनेटेज एट डाल्टन ऑफ एंटीबॉडी, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके आधार पे यह एंटीजन को डी एंटीजन कहते हैं, आर एच फैक्टर, इसे ही डी एंटीजन बोला जाता है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखते हैं, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज स्पेशली यूजफुल फॉर व्यूइंग थिक स्ट्रक्चर सच एज बायोफिल्म, बायोफिल्म जैसी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यहाँ भी आप क्लियर देख सकते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपका माइक्रोस्कोप रिलेटेड है। यहाँ आंसर दिया हुआ है एक कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप, ये भी इजी क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, विच कंपोनेंट्स इज यूज टू मेजर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में आकार को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेंगे, एक्यूलर माइक्रोमीटर है तथा स्टेज माइक्रोमीटर है, और यहाँ थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ एक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपको दोनों को टिक करना है, क्योंकि जब आप सेल्स के आकार को मेज़र करते हैं तो ये दोनों माइक्रोमीटर यानी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यहाँ ऑप्शन थर्ड टिक कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 97, आप इसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर इन द लीवर, लीवर में कौन सी विटामिन स्टोर होती हैं। यहाँ पे दिया है विटामिन के, यह आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर के लिए इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन डी, ये भी आपके लीवर में ही बनता है, तथा विटामिन ए, ये आप तीनों का आप क्लियर देख सकते हैं। विटामिन ए तीनों का स्टोर जो होता है आपके लीवर में होता है। आल्सो इज सिंथेसाइज इन लीवर, ये लीवर में ही बनती है तथा वहाँ पे स्टोर होता है विटामिन के। तो आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, तीनों के, डी और ई तीनों ही स्टोर होते हैं। ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ऑप्शन ऑल ऑफ दिस आप इसको देख दें, ये तीनों विटामिन लीवर में स्टोर होती हैं, आप क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरीफेरल टिश्यू टू लीवर, पेरीफेरल टिश्यू से लीवर तक कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस किसके द्वारा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके थ्रू, हाई डेंसिटी प्योर होता है, अपने बॉडी के लिए मोस्ट सूटेबल होता है हाई डेंसिटी, यही आपके पेरीफेरल टिश्यू से लीवर यकृत तक आपके पहुंचता है। आप यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं HDL। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये जो काइलोमैक्रॉन यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है, ये काइलोमैक्रॉन आपका जो फैट्स होता है, एक्स्ट्रा फैट्स होता है बॉडी में, ये आपके काइलोमैक्रॉन जो है ये आपके एक्स्ट्रा फैट को वेसल्स के थ्रू आपके बॉडी में स्टोर करता है, जबकि HDL ये आपके पेरीफेरल टिश्यू से लीवर तक आपको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको HDL आपके कंप्लीट
बॉडी तक, आपके लीवर तक पहुंचाता है HDL के रूप में। जो HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी के लिए सूटेबल होता है वो लीवर तक पहुंचता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। जब आपका शरीर प्यूरिन को पचाता है तो यह एक अपशिष्ट उत्पाद का उत्पादन करता है जिसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड अथवा अमीनो एसिड होते हैं। आप समझ सकते हैं पायरिमिडीन मेन कंपोनेंट होता है, दो टाइप के होते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं ये दोनों नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। जब ये इनका मतलब डाइजेशन हो जाता है तो ये किस प्रकार के बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं यूरिया तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूरिया आपके लीवर से डाइजेशन के बाद जो भी साइकिल चलती है उसके डाइजेशन के बाद वहाँ से निकलती है अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड है, ये तो होगा नहीं। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड के रूप में आप जो पायरिमिडीन, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, यूरिक एसिड नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये तीनों है यूरिया अमीनो एसिड, बट एक यूरिक एसिड, ये दो नहीं होंगे, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यूरिक एसिड होगा। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड। लिपिड का मुख्य घटक कौन होता है। लिपिड का मुख्य घटक आपका कीटोन से दिया है, एल्डिहाइड से दिया है, जबकि एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स का है, कीटोन से ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का है। आपका कीटोन और एल्डिहाइड ये दोनों नहीं होंगे, डबल बॉन्ड तथा लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, ये आपकी शुगर रिलेटेड हो गई। लैक्टिक एसिड जब आपका बॉडी थक जाती है, बॉडी में मसल्स, तो आपकी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड, तो ये आपका होगा नहीं, लिपिड का कॉन्स्टिट्यूएंट हो ही नहीं सकता। एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा। आपकी फैटी एसिड, फैट जो होता है फैट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही है फैटी एसिड, लिपिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। आप ऑप्शन इसको टिक कर लें, थर्ड फैटी एसिड। आप क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी। किडनी से कौन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन जो इरिथ्रोसाइट सेल को बनाती है, इरिथ्रोसाइट सेल को बनाने में सहायता करती है इरिथ्रोपोइटिन, ये भी हार्मोन है, ये आपके किडनी से निकलती है। तथा देनिन, यह जस्टा मेडुलर ग्लोबुलर सेल्स मिलती है, जेजे सेल जिसे कहते हैं, यह हेनले लूप की जेजे सेल जो होती है उससे देनिन निकलता है। इरिथ्रोपोइटिन तथा देनिन ये आपको ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में होती है, तथा देनिन आपके ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में होती है। किडनी आपका जो GFR होता है ब्लड प्रेशर, उसको, ये दोनों किडनी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है, बोथ इरिथ्रोपोइटिन एंड देनिन, बोथ इरिथ्रोपोइटिन एंड देनिन। आप एक ये दोनों ही किडनी से रिलीज होते हैं। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ऑप्शन थर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन चलते हैं। जिलेटिन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच प्रोटीन। जिलेटिन किस प्रोटीन का संशोधित रूप है। तो आप यहाँ क्लियर देख लें। एल्ब्यूमिन तो होगा नहीं, ग्लोबुलिन ये भी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन। ये आपका कोलेजन जो है स्टार्च, ये जिलेटिन जो आपका बनता है स्टार्च और भी मटेरियल से मिलते हैं कंपोनेंट से, तब जाके जिलेटिन का निर्माण होता है। मेनली कोलेजन इसमें इन्वॉल्व होता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इन मोस्टली यूज फॉर क्लियरिंग। तो आप देख सकते हैं जो मोस्टली यूज होता है क्लियरिंग के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया है ज़ाइलिन, पिक्रिक एसिड, एल्कोहल, फार्मेलिन। तो आपका कॉमन जो है मोस्टली ज़ाइलिन होता है। ज़ाइलिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है ज़ाइलिन मोस्टली यूज क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट के रूप में आपका एल्कोहल और पिक्रिक एसिड पर आपके क्वेश्चन दिया है मोस्टली यूज फॉर क्लियरिंग, तो आप ऑप्शन इसको ज़ाइलिन टिक करेंगे। नेक्स्ट वन आप देखेंगे 90 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लिंक्ड विद द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू। तो आपका क्लियर है वाटर को आपको निकालना, टिश्यू से वाटर को निकालना जो भी है, तो आप समझ सकते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर निकलना डिहाइड्रेशन होता है। आप क्लियर देखे होंगे। क्लियरिंग तो होगा नहीं, एम्बेडिंग होगा नहीं, डीकैल्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ कैल्शियम, तो ये होगा ही नहीं। तो डिहाइड्रेशन आपका आंसर थर्ड हुआ, डिहाइड्रेशन आप टिक कर लें। इसके बाद आप थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊतक से कैल्शियम का निष्कासन होता है। आपका ऑप्शन जो थर्ड उस पर दिया था डीकैल्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू, तो आप समझ सकते हैं डीकैल्सिफिकेशन होगा। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं डीकैल्सिफिकेशन होगा। कैल्शियम का निष्कासन करना है तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है फोर्थ नंबर डीकैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कटिंग थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू। तो थिन सेक्शन को कट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं ऑटोक्लेव दिया है, माइक्रोस्कोप दिया है, ब्लेड दिया है, माइक्रोटोम दिया है। तो आपका फोर्थ नंबर ऑलरेडी दिख रहा है माइक्रोटोम। ये आपके थिन सेक्शन को, माइक्रोटोम जो होता है थिन सेक्शन, टिश्यू के थिन सेक्शन को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं 88 का 4 हुआ। और 87 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम स्टेनिंग आप करते हैं उसमें किस प्रकार का
स्टेन यूज होता है। तो इसमें आयोडीन तथा क्रिस्टल वायलेट, फिर आपकी एल्कोहल जो होता है तो ये हेमेटोजाइलिन तो होगा नहीं, आपका हेमेटोजाइलिन तो होगा नहीं, एसिटोकार्मिन होगा। क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन आपका ये 2 ग्राम स्टेनिंग में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ग्राम स्टेनिंग के लिए आपके 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। क्रिस्टल वायलेट आप 3rd नंबर आप टिक कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं डॉट इज स्पेशली यूज फॉर हार्ड मटेरियल सच एज टीथ और बोन्स। बिंदी का उपयोग विशेष रूप से दांतों और हड्डियों जैसी कठोर सामग्री के लिए किया जाता है। तो 100 माइक्रोस्कोप, लेजर माइक्रोटोम तथा माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम तथा क्रायो माइक्रोटोम। इसमें आपका फर्स्ट दिया हुआ है 100 माइक्रोटोम। हम जैसे हार्ड बोन्स वगैरह हो गए, तीत वगैरह हो गई, इन जैसे सामग्री को कट करने के लिए हमें पता है कि हम 100 माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। ये क्लियर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। आप नेक्स्ट वन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेसिव सोल्यूशन कंपोस्ट ऑफ पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड लैक्टिक एसिड। तो आप इसको क्लियर देख लें, जिसमें ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसमें पिक्रिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटिक एसिड ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट बना होता है। तो जो भी बॉइलिंग सोल्यूशन होता है इसमें पिक्रिक एसिड, यहाँ फर्स्ट दिया है मेथाकॉन। मेथाकॉन जो होता है आपका मेथेनॉल तथा क्लोरोफॉल तथा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये तीनों से बने होते हैं। तथा कार्नो सोल्यूशन जो होता है क्लोराइड तथा एल्कोहल तथा ग्लेशियल एसिड बना होता है। बॉइलिंग सोल्यूशन आपका पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये तीनों से बने होते हैं। तो ऑप्शन आपका 3rd ही होगा। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। बॉइलिंग सोल्यूशन आपकी ये तीनों पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटिक एसिड ये तीनों से बने होते हैं। जबकि लास्ट दिया हुआ है क्लार्क सोल्यूशन आपकी HCl तथा इन्वेटिव सब्सटेंट से बने होते हैं। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। 3rd आपका होगा बॉइलिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट वन देखते हैं 84 देखते हैं। अच्छा, ये द नंबर ऑफ बोन्स इज एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में आपके कितने बोन होते हैं? आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटल जो होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल को छोड़ दे तो एक्सियल आपका जैसे क्लेविकल हो गया या रिब्स हो गए या फिर स्टर्नम हो गए, जितने भी बोन्स हैं आपके यहाँ पे एक्सियल अक्ष में, तो उसको आप कैलकुलेट कर लें। तो आपके 80 बोन होते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, आपके 80 बोन्स होते हैं। आप यहाँ क्लियर देख लें। आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा बोन्स के बारे में। इन सेंट्रल 83 क्वेश्चन देखते हैं। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट राइज फ्रॉम द सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? सेरिबेलम तथा आपका पोन्स जो रीजन होता है, पोन्स प्लस सेरिबेलम, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। आपकी सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 ब्रेन का सेरिब्रम, वहाँ से लेके आपके ब्रेन स्टेम दोनों के जो भी सेल एराइज होती है, ब्रेन स्टेम जो भी नर्व एराइज होती है वहाँ से, केंद्रीय तंत्र का तंतु सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिबेलम दिया हुआ है और ब्रेन स्टेम, ये दोनों को होते हुए जो भी नर्व एराइज होती है वहाँ से, उसे क्या बोलते हैं? आप उसे क्रेनियल बोलेंगे, स्पाइनल बोलेंगे, या फिर आप टेम्पोरल नर्व बोलेंगे या फ्रंटल नर्व। तो आप बिल्कुल जानते हैं आपकी क्रेनियल नर्व से निकाल रही तो क्रेनियल नर्व होगी। आपका ब्रेन स्टेम में होता है पोन्स तथा सेरिबेलम लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो आप ऑप्शन सेकंड पिक कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। हाउ मनी लेमिना आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में आप क्लियर पढ़े होंगे कि 9 लेमिना होते हैं जो पार्ट वाइज डिवाइड होते हैं। 9 लेमिना आपको देखने पड़ेंगे, वाइट तरह के आपके लाइन लेमिना हो गए, आप क्लियर देख सकते हैं। तो आप लेमिना देख लिए 9 लेमिना प्रेजेंट होते हैं आपके स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में। 81 आप देखेंगे आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू हार्ट। धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। तो आपको कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट को सप्लाई करती है। ब्लड जो होता है हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी जो होती है कोरोनरी आर्टरी होती है। इसे आप क्लियर यहाँ टिक कर लें। नेक्स्ट वन देखते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड। कार्टिलेज क्या होता है? जो अपने बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है क्या होता है? ये मस्कुलर टिश्यू पार्ट होता है कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जर्मिनल टिश्यू होता है? तो आपको अच्छी तरह पता होगा मस्कुलर टिश्यू, इसमें मसल्स वगैरह होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन के ऊपर पार्ट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये तो होगा ही नहीं। आपकी कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन्स, रेड्स, ब्लड सेल्स तथा हड्डी वगैरह होते हैं, तीत वगैरह होते हैं, ये सारे पार्ट आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, हाइलिन कार्टिलेज, जितने भी कार्टिलेज तथा बोन्स, तीत वगैरह है, आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं। इसलिए कार्टिलेज आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। यह आंसर दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, आप देख सकते हैं। 79 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है आपकी, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक मास्टर ग्लैंड पूछा है और एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका भी एक मास्टर होता है जिसे आप हाइपोथैलेमस बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पूछा गया है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो होती है हार्मोन का मेन सेंटर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस तथा मास्टर ग्लैंड अपने बॉडी में
जो भी ग्लैंड है उसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ये सभी हार्मोन का मास्टर होती है। आप नेक्स्ट वन देखते हैं, दी टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम्स। आपके अपर लिम्स में कितने बोन होते हैं? तो अपर लिम्स आप देखेंगे कि जो भी एक लिम्स का आप पार्ट देखेंगे, अपर लिम्स का आप पार्ट देखेंगे तो जैसे रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये फेलेंजेस, मेटाकार्पस, कार्पस, ये जितने भी बोन्स है इसमें 30 होते हैं। अपर लिम्स, हैंड्स तथा लेग्स दोनों में 30 बोन्स होते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है 30। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, फेलेंजेस में कार्पस, मेटाकार्पस। आप यहाँ जोड़ सकते हैं, 14 फेलेंजेस में हो गई, 5, 1 ह्यूमरस। नेक्स्ट आपकी टोटल 30 होती है, एक हैंड्स का मिला के। अपर जो लिम्ब होता है उसमें 30 और 30 टोटल 60 बोन्स आपकी होती है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी फॉलोइंग्स आर दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी असंतृप्त फैटी एसिड है, सिवाय कौन नहीं हो सकता? आप जैसे जानते हैं संतृप्त ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड तथा पाल्मिटिक एसिड, ये तीनों सैचुरेटेड का है। और जो अल्फा लिनोलिक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड जो है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये भी फैटी एसिड है लेकिन अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड। आपका जो भी फैटी एसिड में दिखेगा वो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट वन देखते हैं आपका, हाइपोक्सिया इज ए टिश्यू लेवल ऑफ डिफिशियंसी। आप क्लियर देख सकते हैं, हाइपोक्सिया जो होता है, हाइपोक्सिया डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया, हाइपो यानी कमी हो जाता है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जिसे ऑक्सीजन आप फर्स्ट ही देख सकते हैं, ऑक्सीजन ही होगा आपका ऑप्शन, हाइपोक्सिया। हाइपो यानी कमी हो जाता है, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन हो जाता है। जो भी आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्लियर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्ड सेल इज, सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिका है, सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड इरिथ्रोसाइट। तो आपका सीक्वेंस वाइज आप सेटल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका तो मोनोसाइट ही हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, मोनोसाइट दिया होगा। अब इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोनोसाइट दिया हुआ है, इसके बाद आपको मोनोसाइट के बाद लिम्फोसाइट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपकी इरिथ्रोसाइट होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा। पर आप यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आपका मोनोसाइट, देन लिम्फोसाइट, देन इरिथ्रोसाइट, फिर थ्रोम्बोसाइट, आपका प्लेटलेट होगा। ऑप्शन आपका मोनोसाइट होता है। जो भी वाइट सेल्स होती है उसमें सबसे बड़ी सेल्स होती है मोनोसाइट, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वाल इज कॉल्ड। आपकी स्टमक की जो लेयर होती है, तो आप आउटर टू इनर देख सकते हैं, सिरोसा होती है, फर्स्ट सिरोसा होती है, देन मस्कुलरिस होती है, फिर सब म्यूकोसा होती है, देन म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा, सिरोसा हो गई आउटर लेयर होती है, फिर आपकी मस्कुलरिस, इसमें इनर सर्कुलर सेल्स होती है तथा आउटर लॉन्गिट्यूडनल, दो प्रकार की मसल्स होती है आपकी स्टमक के पार्ट में। तो आउटर सिरोसर हो गई और इनर म्यूकोसा हो गई। सिरोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा हो गई, मस्कुलरिस हो गई, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इनर आपकी जो होती है म्यूकोसा होती है। यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है, आप नोट कर लें। स्टमक की इनर बाल जो होती है वो उसे म्यूकोसा कहते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विच इज़ द मोर फाउंड इन ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन में कौन ज़्यादा पाया जाता है? तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, ग्लोबिन्स होती है कि एल्ब्यूमिन, ये तीनों प्रोटीन्स है, ब्लड प्रोटीन्स है, फाइब्रोनोजन, अमीनो एसिड। तो उनमें क्या सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें सीरम एल्ब्यूमिन होती है, जो उसका रेशियो ज़्यादा होता है। ये आपके 60% तक होती है आपके ब्लड में, 60%। देन ग्लोबुलिन होता है जो कि आपकी 38% तक होती है। फाइब्रोनोजन आपका 7% होता है। आप इसके बारे में जान लीजिए। ब्लड प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन्स आपकी इम्यून डिफेंस होती है, इम्यूनिटी के लिए होती है। ग्लोबुलिन जो आप पढ़ते हैं IgG, IgM, IgG जो भी होती है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आपको बॉडी प्रोटेक्ट करती है। एल्ब्यूमिन होती है आपकी ऑस्मोलिटी के लिए, ऑस्मोलिटी आपका ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। देन आपकी फाइब्रोनोजन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर से आपको रिलेटेड होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फाइब्रिनोजन। तो आप यहाँ ऑप्शन टिक कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट ब्लड प्रोटीन, यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके 60% ब्लड प्रोटीन में। नेक्स्ट वन आप देखते हैं, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेटरी बस्ट इज, रिस्पायरेटरी बस्ट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो क्लियर दिया हुआ है,
यानी DPH ऑक्सीडेज यही होता है जो कि आपका रिस्पायरेटरी बूस्ट के लिए रिस्पायरेशन सिस्टम में जो भी ब्लड सेल से कोई भी होगी टिश्यू ब्लड सेल से रिस्पायरेशन या फिर बैक्टीरिया वगैरह के रिस्पायरेशन से, तो यानी DPH ऑक्सीडेज होता है, ये एंजाइम्स काम करता है आपका। तो आप क्लियर देख सकते हैं, यानी DPH ऑक्सीडेज ये एंजाइम आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, दी फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एक्सेप्ट। एंटीऑक्सीडेंट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन सा नहीं होता है, जिसमें एक्सेप्ट में होता है, कौन से नहीं काम करता है। तो आप यहाँ पर ले सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, कैटेलेज होता है, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज होता है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम नहीं करता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यह एंटीऑक्सीडेंट के लिए काम नहीं करता, बल्कि तीनों सुपर ऑक्सीडेट डायम्यूटेज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को टिक कर लें। नेक्स्ट वन चलते हैं, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड सोडियम। नेक्स्ट वन देखते हैं, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड सोडियम लेवल। तो आपका ब्लड सोडियम लेवल यहाँ पे पूछा है, तो आप क्लियर देख सकते हैं 135 से 145 होता है। ब्लड सोडियम का जो भी रेंज होता है 135 से 145 होता है, आप यहाँ क्लियर टिक कर सकते हैं। अब देखते हैं 69 वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट फाउंड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। नॉट फाउंड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से कौन नहीं बने होते हैं, कौन सा सब्सटेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, वाइल एसिड, वाइल पिगमेंट, विटामिन डी, स्टेरॉइड हार्मोनेसा। तो वाइल पिगमेंट जो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, वाइल पिगमेंट ये आपके हीमोग्लोबिन, पॉयरॉल रिंग्स ये सब टूटने से आपका वाइल पिगमेंट बनता है, जबकि वाइल एसिड तथा विटामिन डी ये सब स्टेरॉइड है, ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोनेसा है, विटामिन डी है, वाइल एसिड होता है, ये सब आपके स्टेरॉइड हार्मोन जो कि लीवर से बने होते हैं। लीवर इन्हें बनाता है, सिंथेसाइज करता है, लीवर आपको ये सिंथेसाइज करता है। सेकंड ऑप्शन आपका है वाइल पिगमेंट, ये आपका पॉयरॉल रिंग जो होती है हीमोग्लोबिन, उसके टूटने से वाइल पिगमेंट बनता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड होगा, सेकंड होगा आपका ऑप्शन। आप क्लियर देख सकते हैं, जबकि बाइल एसिड आपके लीवर बनता है, विटामिन डी ये सब स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज, प्लेटलेट को और भी कहा जाता है, किस नाम से आप कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट दिया है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट सेकंड नाम इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आइसोमाइट, फ्लैक्सिन ये तीनों नाम तो आपका होगा ही नहीं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को, जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसी तरह थ्रोम्बोसाइट आपको प्लेटलेट सेल्स को बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, टाइप ऑफ WBCR, WBC के प्रकार है। तो आप सभी देख सकते हैं, लिम्फोसाइट आपकी लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट। ये WBC आपकी दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट तथा एक ग्रेनुलोसाइट, जिनमें से लिम्फोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट तथा मोनोसाइट ये दोनों आपके ग्रेनुलोसाइट होती है। बेसोफिल, इसिनोफिल और मोनोसाइट, ये बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीन, यहाँ पे न्यूट्रोफिल नहीं दिया हुआ है, आपके तीन ये ग्रेनुलोसाइट है। तो इसमें आपका WBC ये दोनों ही टाइप, ग्रेनुलो और एक ग्रेनुलोसाइट दोनों ही आपके WBC के टाइप्स है। तो ये सभी आपके WBC सेल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ इरिथ्रोसाइट यानी RBC का जीवन काल कितना होता है। तो आपने पढ़ा होगा 120 डेज, 120 डेज लाइफ स्पेन जो होता है RBC के रेड ब्लड सेल्स की, वह 120 डेज की होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट नेम ऑफ द माइक्रोस्कोप लेंस लोकेटेड इन द आई पीस। आई पीस का जो लेंस होता है उसका करेक्ट नेम क्या होता है। तो आपका आई पीस में जो यूज़ होने वाला लेंस है एक्यूलर लेंस होता है, एक्यूलर लेंस होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, मोस्ट कॉमनली एंटीकोगुलेंट यूज इन द ब्लड वैग फॉर ट्रांसफ्यूजन इज। आप इसको बोल सकते हैं ब्लड स्टोरिंग या ब्लड वैग में ट्रांसफ्यूजन के लिए जो भी एंटीकोगुलेंट यूज होता है, क्योंकि आपको ब्लड सेल को जीवित रखना है, उसको एनर्जी चाहिए, अथवा ट्रांसफ्यूजन के लिए जो भी ब्लड सेल्स है। तो इसमें तीन दिया है कि ट्राइसोडियम साइट्रेट, ये तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड, एसिड साइट्रेट डिस्टोट, ये आपका सेकंड जो आपको दिया हुआ है एसिड साइट्रेट डिस्टोट, एसिड साइट्रेट डिस्टोट, जिसमें आप एडेनिन भी मिला सकते हैं। ये आपको ब्लड सेल को ट्रांसफ्यूजन में यूज होता है एंटीकोगुलेंट। एसिड साइट्रेट डिस्टोट ACD आपका डिस्टोट आपकी एनर्जी का काम करता है, लाइक ए ग्लूकोज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एसिड साइट्रेट डिस्टोट इस एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, ब्लड कलेक्टेड फॉर ESR टेस्टिंग इन सोडियम साइट्रेट सोल्यूशन इन द रेशियो। आपका रेशियो जो होता है ESR टेस्ट के लिए, तो उसका 1:4 होता है। आप देख सकते हैं ESR टेस्ट जब हम करते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट में 1:4 लेते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, फेफड़ों के आसपास पाए जाने वाले द्रव किसके नाम से जाना जाता है। तो द फ्लूइड फाउंड अराउंड द लंग्स इज नोन एज, तो आपको पेरिटोनियल, ये तो होगा ही नहीं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है आपका यूट्रस वगैरह में पाया जाता है।
आपकी जो एम्ब्रियो बनता है उसके फूड होता है, इम्यूनोसिंथेसिस में यूज होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड ये तो होगा ही नहीं। आपका पेरिकार्डियल हार्ट में जो फ्लूइड होता है वो तो आपका थर्ड होता है प्यूरल फ्लूइड, या आपके लंग्स के प्यूरल कैविटी में, आपके लंग्स के जो भी पार्ट है उसके अंदर आपका फ्लूइड होता है जिसमें आपका कोलैप्स नहीं हो पाता लंग्स आपका। तो ये प्यूरल फ्लूइड जो होता है, ये थर्ड ऑप्शन आपके लंग्स में पाया जाता है। जो भी फ्लूइड होते हैं उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, लंग्स में, लंग्स के अराउंड पाया जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं इलीजा। इलीजा का फुल फॉर्म होता है, इलीजा मीन्स क्या होता है, तो ई का मतलब एंजाइम लिंक्ड, एंजाइमी का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ए से होता है। ए से यहाँ पे आपका दिया हुआ है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ए से। यहाँ पे आपके एंजाइम लाइक लेक लग लॉक्ड ये सब दिया है, लेकिन लिंक्ड आपके यहाँ पे जो देख नोटिस करने वाला है तो लिंक्ड, आपके एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट इसे एलिजा का फुल फॉर्म है, आप क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं 60 क्वेश्चन। मोर देन 80% ऑफ बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ, बिलिरुबिन का जो बनता है, बिलिरुबिन किसके ब्रेक डाउन से बनता है, वो भी 80%। तो आपको जो बिलिवर्डिन इससे तो नहीं होगा, एल्ब्यूमिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन यूरोबिलिनोजन। तो आप यहाँ क्लियर देखते हैं जो भी हीमोग्लोबिन होती है उसके टूटने से आपका बिलिरुबिन जैसे कंपाउंड का निर्माण होता है। तो आप क्लियर टिक कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के टूटने से, आरबीसी जब टूट जाती है तो इसको हीमोग्लोबिन उसमें होता है, उसके टूटने से आपका बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट्स आपके बनते हैं। आप यहाँ थर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, लीवर एलएफटी जो टेस्ट आप लगाते हैं, एलएफटी टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट में उसमें कौन से टेस्ट को नहीं लगाया जाता, कौन सा उसका पार्ट नहीं है एलएफटी क्यों, एलएफटी। तो सीरम बिलिरुबिन, आप बिलिरुबिन का पता लीवर के द्वारा आप करते हैं क्योंकि लीवर मेक दिस। एचजीपीटी एसजीओटी ये दोनों आप क्या, तो सीरम यूरिक एसिड है आपके केएफटी टेस्ट में हो जाता है, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट में आ जाता है। तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सीरम यूरिक एसिड आपके एलएफटी टेस्ट में यह इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। हाइपर कैलीमिया इज द इंक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ, तो हाइपर कैलीमिया यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कैलीमिया है, कैल्सीमिया नहीं है, कैलीमिया। कैलीमिया मीन्स पोटेशियम होता है, कैल्सीमिया अगर होता तो कैल्शियम। तो हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, किसी चीज़ का बढ़ जाना हाइपर कहलाता है, और किसी चीज़ का घट जाना अमाउंट तो आपका हाइपो कहलाता है। तो हाइपर कैलीमिया, तो कैलियम जो बढ़ जाए तो विटामिन के आपका बढ़ गया अगर पोटेशियम, तो ये हाइपर कैलीमिया हो जाता है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं। दी बैक्टीरिया हैविंग राउंड ओवल शेप, तो बैक्टीरिया का जो भी शेप होता है ये 4 टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया पड़े हो गए, ये अगर गोला है तो राउंड, अगर इसको बोलेंगे कोकस। विब्रियो है अगर आपका कॉमन शेप है तो विब्रियो होगा, स्पाइरल है तो स्पाइरो बोलेगा, रॉड होगा तो बैसिलाई होगा, रॉड शेप का होगा बैसिलाई। ये मेनली 4 टाइप के बैक्टीरिया का शेप होता है। तो यहाँ पूछा है ओवल, राउंड ओवल शेप। तो आपको कोकस, जैसे आप स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कोकस अगर वर्ड जहाँ पे लगा है तो बैक्टीरिया का शेप आपका कोकस होगा। और अगर कहीं कामा है तो विब्रियो कोलाई जैसे आप पढ़ेंगे। तो मेनली 4 शेप होते हैं, 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, 4 टाइप के। तो आप यहाँ कोकस जो भी सर्कुलर हो गया या फिर ओवल होगा, राउंड शेप होगा, वह कोकस यूज होगा वहाँ पे नाम मेनली। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल यूज मेनली एज स्किन एंटीसेप्टिक एंड एक्ट बाय द डीनेचरिंग बैक्टीरिया प्रोटीन, जो बैक्टीरिया प्रोटीन होता है तो उसको नष्ट करता है जो भी एंटीसेप्टिक के रूप में अल्कोहल। ये एंटीसेप्टिक तथा बैक्टीरिया के जो कोट होता है, प्रोटीन की बनी होती है, उसकी सेल्स होती है, उसको नष्ट कर देता है, आपका मेनली एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। तो आप यहाँ देख ले कौन सा अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल होता है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, ब्यूटिल अल्कोहल होता है कि एथिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये दो जो आपका 4th नंबर है, एथिल अल्कोहल तथा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये दोनों आपके एंटीसेप्टिक यानी कि डीनेचरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल्स का यूज़ करते हैं, या आपके एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया सेल को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया कोट जो होती है उसकी प्रोटीनस कोट होती है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन आप 4th इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्स इन द ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेप अंगूर का गुच्छा की तरह जो दिखता है, तो हमने बोला ना कि स्टेफाइलो अगर कोकस है चैन में, फाइलो अगर कोई गुच्छा में है तो उससे आप बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। अगर कोई चैन है तो स्टेप्टोकोकस होगा, अगर वही गुच्छे में हो गए तो उसे फाइलो वर्ड लग जाएगा अगर गुच्छे में हो गया। तो कोकाई में सर्कुलर है, उसी का गोला कई गुच्छे में अगर दिखे तो स्टेप्टो, अगर ये चैन पे होती तो आपको स्टेप्टोकोकस बोलते हैं। तो अगर गुच्छे में दिख रही तो स्टेफाइलोकोकाई हो जाएगा, कोकाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेप्टोकोकस जो होता है, तो अगर ये चैन पे होती, चैन ऐसे चैन सर्कल में, तो स्टेप्टोकोकस बोलते हैं। स्टेप्टो बैसिलाई अगर आपका राड में होता, स्टेप्टो चैन में, फिर ये राड,
और स्टेफाइलो माइकोप्लाज्मा ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। इसमें कोट ही नहीं होती, इसमें आउटर कोट नहीं होती। आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आपका स्टेफाइलोकोकाई थर्ड ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप टिक कर लें। क्वेश्चन आपके सारे इजी आए हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कंपटीशन रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलती रहे। मेनली ये पैरामेडिकल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट वन देखते हैं 54। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 54। द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट इम्यूनोग्लोबिन। तो आपके इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले आपको चेक करना है इम्यूनोग्लोबिन होते किस टाइप के हैं। 5 टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, आपके 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि IgA, G, M, D तथा E। IgG ये इम्यूनोग्लोबिन IG डिनोटेट करता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे छोटा मॉलिक्यूलर वेट का जो IG होता है, तो ये G स्मॉलेस्ट होता है, ये प्लासेंटा को भी पार कर सकता है। IgG इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, छोटा अणुवक होता है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 80% सभी इम्यूनोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं IgG स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है IgG। ये प्लासेंटा को भी पार कर सकता है। आपकी डिलीवरी के टाइम आपके बच्चे बेबी मदर से बेबी में भी जा सकता है। आपका जो भी रेशियो है तो आप देख सकते हैं, पहले G, A, M, D एंड E, देन आपका E होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसे इसी रेशियो में काम करता है, सबसे अमाउंट इसका ज़्यादा होता है, फिर A, फिर M, फिर D, E। IG इज़ द डिनोशन ऑफ IgG। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। तो IG स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का होता है, आप यहाँ टिक कर लें। नेक्स्ट वन देखते हैं, मानव शरीर में कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती है। आपका अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, G, A, M, D एंड E। आपका सभी में IgG इम्यूनोग्लोबिन आपको लगाना है। ये 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ 5 टाइप के होते हैं, ये आपका क्लियर लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबिन का वर्ग जो कि एलर्जी की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे क्लियर दिया है, एलर्जी रिएक्शन में आपका IgE जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, ये एलर्जी से रिलेटेड होता है। एलर्जी में ऐसा अमाउंट इसका बढ़ा और घटा हो सकता है। IgE एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, इसमें 2 प्रकार की इम्यूनिटी अपने बॉडी में होती है, एक सेलुलर इम्यूनिटी तथा एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, तो टी सेल, बी सेल, ये जो सेल्स होती है टी सेल तथा वी सेल, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाती है। तथा आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है IgG, ये आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी में होती है। टी सेल आपकी थाइमस सेल्स से बनती है तथा बी बोन मैरो से आपके। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपके टी सेल इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट वन आप लोग देखते हैं, फाइगोसाइटिक कोशिका में मोनोसाइट भिन्न होता है, जिसे नाम दिया गया है मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू फाइगोसाइटिक सेल्स नेम एज। तो माइक्रोफेज यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। माइक्रोफेज ये मोनोसाइट जो होती है, इसका नेचर फाइगोसाइट की तरह होता है। ये सेल या बैक्टीरिया कोई भी मतलब पैथोजेनिक पार्टिकल अपने ब्लड में इन्वॉल्व हुआ जैसे एंट्री करता है, तो ये माइक्रोफेज यानी मोनोसाइट ये खा जाती है, उसे डाइजेस्ट कर जाती है, इसलिए इसे माइक्रोफेज के रूप में बोला जाता है। फाइगोसाइटिक नेम दिया गया है इसको, मोनोसाइट को। नेक्स्ट वन देखते हैं, The product of glycolysis in erythrocytes। The product of glycolysis in erythrocyte। तो इरिथ्रोसाइट में ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस जो आपकी स्टेप होती है ग्लूकोज का डाइजेशन के, पूरे भी ग्लूकोज से पार्विक एसिड जो भी आपका बनता है उसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो इसका जो भी इरिथ्रोसाइट इसमें बोला गया है, सेल्स नहीं बोला, इरिथ्रोसाइट्स मेनली। तो इसमें लैक्टेट जो होता है, लैक्टेट इसका प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, जबकि अदर में आपका पार्विक एसिड प्रोडक्ट होता है, पारुवेट बनता है। तो आप लैक्टेट टिक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू द क्लास। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनमें सर्वाधिक से होते हैं ये हाइड्रोलेजेज नेचर के होते हैं। हाइड्रोलेजेज यानी हाइड्रोलाइज करने वाले लाइगेज ये जोड़ने वाले नहीं होते। लाइसेस करने वाले ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की जो भी क्लासेस होती है, 6 क्लासेस होती है, उनमें से हाइड्रोलाइजेज ये मोस्ट जितने भी एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये हाइड्रोलेजेस आपको वाटर डालेंगे उसको तोड़ेंगे।
तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, दी की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इस ग्लाइकोलिसिस का प्रमुख एंजाइम है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं जो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो होता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये ग्लाइकोलिसिस का मेन एंजाइम होता है। और नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट, आपका ये ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये दोनों आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज से पारुविक एसिड बनने में जो भी स्टेप है, ये स्टेप है नॉट एंजाइम। फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो आपका फोर्थ है, ये एंजाइम मेन आपका ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड हाउ मेनी एटीपी। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितनी एटीपी निकलती है, तो आप देख सकते हैं 38 एटीपी। अब किसी में 36 दिया होगा, किसी में 38। 36 और 38 क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे डीप स्टडी करना पड़ेगा, डीप डिटेल में। ये आपके जो भी एनर्जी को ट्रांसमिट करने वाले एंजाइम होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। आप ऑप्शन यहाँ टिक कर सकते हैं 38। नेक्स्ट वन चलते हैं, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको छोड़कर कैल्शियम को प्रभावित नहीं करते, तो थायरॉक्सिन, जो भी थायरॉक्सिन है, T4 हार्मोन को हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, T4। तो थायरॉक्सिन जो होता है इसका कोई रोल नहीं होता कैल्शियम को वो करने में। इसमें ग्वाइटर, एक्सॉप्थेल्मिक, हाशिमोटो, ये जैसे थायराइड से रिलेटेड होता है, थायराइड हार्मोन से। जबकि कैल्सीटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन PTS, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सीटोनिन तथा कैल्सीट्रॉल, ये तीनों कैल्शियम के लेवल को घटाते और बढ़ाते हैं। जबकि थायरॉक्सिन जो होता है T4, ये आपके थायराइड रिलेटेड होता है, ना कि कैल्शियम के लेवल को यह डिसबैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज, जो भी नॉर्मल प्लाज्मा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है तो वह कितना होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रेंज 70 से 100 mg पर डेसिलीटर। ये फास्टिंग, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज इस तरह। अगर आप चले जाएंगे तो ये मोर देन 140, तो आपका PP का पहुँच जाएगा। तो 70 से 100 mg पर डेसिलीटर आप यहाँ टिक कर सकते हैं। तो आप क्लियर देख सकते हैं 45 क्वेश्चन का, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें जो भी रोल होता है थायरॉक्सिन का बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। आपके ग्वाइटर, हाशिमोटो, जो भी थायराइड रिलेटेड डिसीज होती है इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें कैल्शियम का कोई भी नहीं होता। TCH थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है इसका इन्वॉल्व होता है, पैराथायराइड हार्मोन का होता है, कैल्सीट्रॉल होता है, कैल्सीटोनिन जिसे थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, इन तीनों का होता है, बट थायरॉक्सिन का नहीं होता। T3, T4 को ये आयोडीनेटेड पार्ट होते हैं दोनों। T4 को थायरॉक्सिन होते हैं, जो कैल्शियम के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, कैल्शियम के लेवल को यह कुछ भी प्रभावित नहीं करता। इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है कैल्शियम के लेवल को लेके। तो आप फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, थायरॉक्सिन। हमने आज 100 से 45 क्वेश्चन तक, 55 क्वेश्चन देख चुके, 45 तक डिस्कशन किया। अगर आपका कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन इजी रहा, नेक्स्ट आप 45 से 1 तक अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक बार पुनः अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वैकेंसी रिलेटेड आपको सभी अपडेट इस चैनल पर मिलेंगे तथा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। आप चाहे BMLT हो चाहे DMLT हो, सभी कैंडिडेट इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, नेक्स्ट आपके 45 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। पेपर आपका बहुत ही मॉडरेट टाइप का रहा, जो कि इजी सेक्शन ज़्यादा है, 75% तक। आपके 25 होते हैं थोड़ा लेंदी टाइप के हो जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सारी वैकेंसी की अपडेट, लैब टेक्नीशियन रिलेटेड सारी वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।